स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक का पूरा आंसर लेकर के आए हैं 68 बीपीएससी के का क्वेश्चन का, जो कि 12 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। थोड़ा सा समय इसलिए लगा कि क्रॉस चेक करना था, कि क्वेश्चन रिसर्च करना था कि हाँ क्वेश्चन वाकई में ये जो आंसर है इसका सही चूज किया गया। हमारे पास इससे पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट के और बहुत सारे लोगों का जो आंसर आया था उसमें मैं देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा चीज़ जो था वो गलत था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसमें, और बहुत सारे क्वेश्चन का गलत आंसर दिया जा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं क्रॉस चेक सारे क्वेश्चन का कर रहा था। तो अब लगभग मतलब 99% या कहें कि 98% जो है वो पूरा आंसर जो है वो क्लियर हो चुका है, और उसके आधार पे मैं ये आंसर तैयार किया हूँ जो आप लोग के सामने आज मैं लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा 1 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन अपने आंसर से मिला लेंगे कि आपने एग्ज़ाम में क्या आंसर दिया था, और उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट और रॉन्ग लिखना है तो राइट लिखिएगा R डैश, जितना सही हुआ वो, उसके बाद रॉन्ग डैश, उतना आप दोनों कमेंट करके बताइए कि जो मैंने ये आंसर बताया है इससे आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और कट ऑफ जो है कल जो है वो एकदम प्रेडिक्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा बीपीएससी का जो भी कट ऑफ है, वो जो भी मैं कट ऑफ बताता हूँ वो हमेशा वही कट ऑफ जाता है 2-3 मार्क्स के रेंज में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं पूरा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक का आंसर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 2 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो पहला यहाँ पे हो जाएगा निर्णय लेने की शक्तियों का, ये सही है। पूर्ण व्यवस्था का सही है। न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था, प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। तो 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 5 नंबर में। 5वां नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों को द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होता है वो। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बीपीएससी ने क्या किया है कि पहले जो ऑप्शन ई था, तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाता, आपका सही होने का चांसेस जो थे वो बढ़ जाता था। लेकिन जो ऑप्शन ई को 2 भाग में बांट दिया, डी और ई में, तो इससे आपका क्या हो गया कि अब गलत होने का चांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है बीपीएससी ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय से ये तीनों का संबंध है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 वर्ष। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं बोल रहा है, तो देखिए 1 से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, ये सही है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। ये शायद इसको बढ़ा करके 1 करोड़ किए हुए हैं। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक किया है, तो ये मुझे निकल के आया इसका ऑप्शन सी। 9 नंबर में आइए। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लॉक स्तरीय निकाय के रूप में।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 में 10 का आप लोग सुधार कर लिए। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो बहुत सारे लोगों ने आंसर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बताया है, जो कि गलत है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में 11 बोल रहा है कि SEZ अधिनियम 2005 यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो है इसके सभी उद्देश्य हैं, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3। 12 नंबर में आइए। 12 नंबर बोल रहा है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो इसका यहाँ पे तीनों हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 13 नंबर में आइए। 13 में बोल रहा है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, SVS राघवन समिति। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। ये तो आप लोग का सही हुआ होगा 14 नंबर। 14 नंबर धूसर क्रांति है, तो ये उर्वरक से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है ये हो जाएगा आपका प्याज से। रजत क्रांति हो जाएगा अंडा से। लाल क्रांति हो जाएगा टमाटर और मांस से। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। बुरा निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 नंबर में आइए। बोला कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? यहाँ पे देखिए दो चीज़ होता है, समझने की चीज़ है। एक है FDI, ठीक है, और एक होता है FII, ठीक है। तो FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII का होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो FDI जो होता है वो रात का रात मतलब उड़ सकता है, आ भी सकता है और चला भी जा सकता है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट होता है FII, ये जो होता है ये आपका संस्थागत निवेश होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में होता है। तो यहाँ पे FDI के बारे में पूछा है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी इक्विटी के रूप में, यानी कि शेयर मार्केट वगैरह में कौन प्राप्त करता है? तो ऐसे प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे कर्नाटक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो तरीके से इसका आंसर डिसाइड होता है, ठीक है। अगर BPSC ने अगर ऑप्शन के हिसाब से बोला कि इसमें से किसका अगर सबसे ज़्यादा प्राप्त है तो कर्नाटक हो जाएगा, और अदरवाइज अगर उसके दिमाग में चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा कौन है तो इनमें से कोई नहीं है, जो कि पहले नंबर पे है, ठीक है, महाराष्ट्र है। तो उपयुक्त में से ई ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो मैं फिलहाल इसके लिए अभी ई के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो 16 के यहाँ पे ई ऑप्शन के साथ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 17 में। हाँ, नेक्स्ट आइए 17 में। बोला किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनियन बजट 1992-93 में। 18 नंबर में आइए। बोल रहा है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो यहाँ पे हो जाएगा विकास था ही, और आधुनिकीकरण था इसका, और आत्मनिर्भरता भी था। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके का होता है। जैसे BPSC यहाँ पे थोड़ा सा गलत करता है, उसको ऑप्शन भी देने में जो है वो सही से ऑप्शन नहीं देता। देखिए अगर 18 का मान लीजिए 1, 2, 3 सही है, पूछ रहा है कौन से थे, तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 किसी में नहीं है, ठीक है। तो 1, 2, 3 नहीं है, तो अगर हम मानते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त यहाँ पे शब्द किसके लिए लगा है? तो ये 1, 2, 3, 4 इसके लिए लगा है, ना कि ऑप्शन के लिए लगा है, ठीक है। ये ऑप्शन के लिए नहीं लगा है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, अगर इसमें से कोई एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या किसके साथ जाएंगे? तो ऑप्शन डी के साथ जाना चाहिए था, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, यानी कि इतना पता है उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन जो ABC है उसमें से नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में से जाते हैं, अगर ऑप्शन ई जाते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि विकास भी नहीं था, आधुनिकीकरण भी नहीं था, आत्मनिर्भरता भी नहीं था, साहित्य तो था ही नहीं। तो ये मतलब निकल जाएगा, यानी कि लॉजिकली जो है ये आपका अरेंजमेंट है बाई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है।
लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसमें से डी और ई में से कोई मारे हैं तो यहाँ पे फिलहाल मैं अभी डी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। लॉजिकली अगर हम देख रहे हैं तो जब ऑप्शन में से एक से अधिक है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन डी के साथ फिलहाल मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 नंबर बोला है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करवाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा NSSO। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए कितना था, तो ये हो जाएगा माइनस में था, यानी कि लॉस में चल रहा था इंडिया व्यापार संतुलन में। तो ये था 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। बोरा वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दल कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, ठीक है। तो अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिया में। 23 में आ जाइए। 23 बोरा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में कितना से बढ़कर 2020-22 में हो गया, तो यहाँ पे याद रखिएगा 1062 से बढ़ के 1090 हो गया। पहले 2015-16 में 1062 था, 2020-22 में ये बढ़ के 1090 हो गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। बोल रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5%। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। बोरा निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, तो पहला बोरा भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, यानी कि ये जो है ये 2020-21 का दे रहा है, तो उस समय जो है बिहार का सबसे ज़्यादा ही ये एक में काउंट था, बाकी सब राज्य में तो निगेटिव में चल रहा था, ठीक है। तो 2.5% ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दर था उस समय के तत्कालीन भारत के सबसे जो राज्य थे उसमें मतलब अधिक में ही इसको काउंट किया जा रहा था। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है, ये जो है ये सही है। और अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 बोरा 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद और त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आप लोग याद रख लें, यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। बोरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, सही है। गांधी जी अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 के दौरान दिए थे, तो एकदम सही है बी भी। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है, मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अल हिलाल को। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की, तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि सही नहीं है, ठीक है। तो 32 का देख लीजिए। 1 और 2 आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत है। मध्यम वर्ग भी इसमें मजदूर वगैरह भी भाग लिए थे। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल का चुनाव का बहिष्कार किया गया,
ये गलत है, इसके द्वारा बहिष्कार नहीं किया गया था, जबकि तीसरा जो है वो सही है। यानी 1 और 2 ही गलत है, तो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। बुरा, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। 34 नंबर में आइए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जून 1948 में। नेक्स्ट आइए 36 में, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह ने। 37 में आइए, 37 बोल रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो ये चौकीदारी कर हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 38 नंबर में, बोल रहा है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से ई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग भी समझ लें एक एक ऑप्शन, ठीक है। देखिए क्यों कुछ लोग ई बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 38 के हिसाब से आपको क्या है कि ऑप्शन गलत दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। आप लोग देख लें और बताएं। अगर अभी भी टाइम है 16 तक ऑब्जेक्शन लगाना है, आप लोग लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो पूरा भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ये उस समय ये मतलब नहीं था। अगर ऐसा रहता तो वो चुनाव ही नहीं लड़ते। तो ऑप्शन ए था गलत, ठीक। उसके बाद पूरा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, इसी में है, ठीक है। असल में जो इस्तीफा दिए थे वो राजनीतिक कैदियों की रिहाई को मांग को लेकर के दिए थे इस्तीफा, ठीक है। जो राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ने के कारण नहीं। तो यहाँ पे क्या शब्द समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे लिखा गया वो तो यही निकल के आ रहा ना कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, यानी कि अंग्रेजों ने राजनीतिक कैदियों को पकड़ लिया था, उसको छोड़ दिया, उससे उसके कारण जो थे श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने इस्तीफा दे दिया। आदमी तो यही समझ रहा है कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया, जबकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई को मांग को लेकर के इस्तीफा दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में जो था यहाँ पे सही है, इस वजह से मैं यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या ये लॉजिकली इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, बोल रहा है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बत्तख मियाँ थे। इन्हें जो वहाँ का मैनेजर था इरविन उसका नाम था, उसने बत्तख मियाँ जब गांधी जी से मीटिंग कर रहे थे नील खेती के समस्या को लेकर के, तो बत्तख मियाँ जो थे इरविन के रसोइया थे, और उनको कहा गया था इरविन के द्वारा कि जब गांधी जी के साथ मीटिंग करेंगे तो उनको दूध में जहर मिला करके दे देना। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि राजेंद्र प्रसाद जी के कान में जाके बता दिया था कि इसमें दूध में जहर मिला हुआ है, आप इनको गांधी जी को पीने मत दीजिएगा। तो इस तरह से करके इसने जान बचा दी, और उसके बाद फिर बत्तख मियाँ पे बहुत सारा इरविन के द्वारा जुल्म ढाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, बुरा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, बुरा है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? यहाँ पे शब्द लगा है प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 नंबर में आइए, बोल रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग जो था वो 1500 से 1000 BC के आसपास उपयोग हुआ था। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 43 में, बोल रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्रदामन ने। 44 में आइए, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त कला के। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में,
45 बोरा निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये टीपू सुल्तान और मराठा के बीच यहाँ पे किया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बाकी सभी जो है इसमें मिलान सही है। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में 46 नंबर में है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? देखिए यहाँ पे दो चीज़ का डाउट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका भेजा है। ये IAS 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो IAS 2004 का जो ये क्वेश्चन था उसमें जो माना गया है वो राजस्व अधिकारी माना गया है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे यहाँ पे गांव का सरपंच यहाँ पे लिखा गया है मुकद्दम को, ठीक है। मुकद्दम का नाम जो है वो गांव के सरपंच के रूप में है, ठीक है। तो और कहीं कहीं जगह जो है बुक्स में वहाँ पे मिला है कि गांव का जो है राजस्व अधिकारी होता था। यहाँ पे गांव का लेखाकार से यहाँ पे डाउट क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है इसके साथ सी के साथ जाऊँगा, ठीक है। गाँव के सरपंच जो है वो मुकद्दम या चौधरी हुआ करते थे। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में बुरा है तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अब्बुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। नेक्स्ट है ये 48 नंबर में बुरा इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट आई 49 नंबर में बुरा 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में बोरा इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ ने। 51 नंबर में आइए बोरा कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 52 नंबर में बोरा कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया गया था? तो ये पवनार महाराष्ट्र से इन्होंने आरंभ किया था। 53 नंबर में आइए बोरा 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गया। उन्होंने गठन किया, तो किस चीज़ का गठन किया उसके बाद? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का इन्होंने गठन किया। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में बोरा है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए गलत है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही है, तीसरा जो है गलत है, यानी केवल 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट आइए 55 नंबर में बोरा इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये है ऑप्शन ए इसका शेर खान, यानी कि शेर शाह सूरी जो है ये है, इसके बारे में कहा गया, तो ये ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आइए 56 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आइए 57 नंबर में इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और एक चीज़ और नोट कर ले, अगर नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि श्री कृष्ण सिंह को 1937 के चुनाव के बाद किसने उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, उस समय कौन राज्यपाल थे? तो उस समय जो राज्यपाल थे वो थे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। याद रखिएगा 1937-38 के दौरान जब अंतरिम सरकार बनाया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, तो उनको जो आमंत्रित किए थे सरकार बनाने के लिए सर मॉरिस गार्नियर हैलेट थे उस समय। लेकिन यहाँ बिहार के प्रथम 1936 के दौरान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 58 में बोला महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 59 में आइए बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा था? ऑप्शन सी हो जाएगा पादरी की हवेली। नेक्स्ट आइए 60 में बोला दिवंगत अभिनेता
कुमुदलाल गांगुली यानी कि अशोक कुमार का जन्म बिहार के निम्नलिखित किस शहर में हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा भागलपुर में। 61 में आइए, बोल रहा है युवा टू योजना जो है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो ये हो जाएगा 576 भाषा को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 63 में, बोला निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ऑप्शन बी हो जाएगा किरीट पारेख समिति के द्वारा। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया है? तो यहाँ पे 5 सितारा बोल रहा है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले इंदौर को जो है सबसे स्वच्छ शहर 7 स्टार का रेटिंग दिया गया है। 7 स्टार में इंदौर एकमात्र शहर है। उसका देखिए सूरत, भोपाल और नवी मुंबई ये सभी जो है ये 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मिलित है, यानी ये सही समझ, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है ऑप्शन में नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 64 हो गया। नेक्स्ट आइए 65 में। 65 में बोल रहा है कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, बोल रहा है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालयी याक को। ठीक है, नेक्स्ट आइए 66 हो गया। 67 में आइए, बोला भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर में, पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, 67 आ गया। 68 में आइए, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरू सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा IIT गुवाहाटी में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 69 में, बोल रहा है कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सुखना झील चंडीगढ़ के पास। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, बोल रहा है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया गया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 71 में 71 नंबर बोल रहा है कि चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? यहाँ पे अंतिम मॉड्यूल का पूछ रहा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा मैंगटियन। ऑप्शन सी मैंगटियन। 72 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मौना लोआ। 73 नंबर में आइए, बोल रहा है कि इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सिहान करुणा तिलक। ये श्रीलंका से संबंधित है। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि श्रीलंका के ये नागरिकता प्राप्त है। 74 नंबर में आइए, बोल रहा है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष और निरंतरता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 75 में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 76 में, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा पैरमा क्राइसिस। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 77 में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्पेन ने। 78 में आइए, बोल रहा है कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। निहोंसू एक पेय पदार्थ है। 79 में आइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियोस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया था? तो ये जाक्सा हो जाएगा। जापान का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, तो जाक्सा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आई 80 नंबर में,
अक्टूबर में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमस हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 81 नंबर में बोल रहा है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? देखिए दरभंगा तो यहाँ सबको पता था, लेकिन जगह का नाम देकर के ये कंफ्यूज कर दिया गया। यही वजह है कि क्वेश्चन को हम आसान नहीं कर सकते हैं, कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी और ई भी के साथ आ गया है। तो ये बहुत एक तरह से कंफ्यूज कर दिया है, मतलब पहले की तुलना में और जो है गलत होने की संभावना जो है बढ़ा दिया गया है ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कदीराबाद दरभंगा में। 82 में आइए बोरा वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये शिवहर का हो जाएगा, 19,000 के आसपास है। नेक्स्ट है 83 में बोरा वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो ये हो जाएगा आउट ऑफ 100 में 52 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 83 हो गया। 84 में आइए 84 बोल रहा है कि खेलो इंडिया टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 85 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा मिथिला मखाना को, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो लंगट सी कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया, ये जो है मुजफ्फरपुर में है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 87 में बोला बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में केमा स्थान रैंक हासिल किया है? तो ये 26वां रैंक शामिल किया है, तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट आइए 88 नंबर में बोल रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए बोलिए, इसीलिए मैंने कह रहा है बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आसान नहीं था, आपको अगर आसान लग रहा होगा तो 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बिना सोचे, मतलब राजगीर था ही, मतलब सोचे ही थे कि राजगीर मारना है, तो ऑप्शन बी मार दिए होंगे राजगीर, लेकिन राजगीर में इन्होंने 27 नवंबर को उद्घाटन किया था, और बोधगया और गया में, ठीक है, दोनों जगह जो है इन्होंने 28 नवंबर को जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया था, गया और बोधगया में, ठीक है, यही डेट का फर्क है। 27 नवंबर को ये राजगीर में जाकर के उद्घाटन करते हैं और 28 को फिर आते हैं गया में, बोधगया में, तो फिर वहाँ पे दोनों जगह गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करते हैं 28 नवंबर को। तो इसका एकदम 100% सही आंसर हो जाएगा बोधगया, ठीक है। तो आप लोग जो राजगीर मारे होंगे उसको गलत कर लीजिए, बोधगया को आप लोग सही कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं 27 नवंबर को, मैंने इसका जो प्रूफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दिया हूँ, आप लोग उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 89 नंबर में बोला निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण, यानी कि 2011 में और वर्तमान में कितना शहरीकरण प्रतिशत हो गया है बढ़कर? तो 2011 के अनुसार 11.3 था %, और ये हो गया वर्तमान में 15.3% पे शहरीकरण आ गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर में बोला है अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी काबुल नदी से। 92 में आइए विश्व में सुपरिचित वन्य जीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया, तो 1973 में ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। 93 में आइए क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी ही जो है वो सत्य है, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। 94 में आइए पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? यहाँ पे दक्षिणी महाद्वीप बोल रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट आइए 95 में आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट है? तो आर्कटिक क्षेत्र जो है उत्तरी ध्रुव है और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 96 नंबर में आइए म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 97 नंबर में बोला निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, घास, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप भी शामिल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व।
98 में आइए, यहाँ पे बोल रहा है कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ पे CWG और AW दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 99 नंबर में आइए, बोल रहा है कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो ये हो जाएगा 12 समुद्री मील यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर। 100 नंबर में आइए, 100 में बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे होंगे दामोदर नदी घाटी है, और ये तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ महानदी घाटी जो है ये भी कोयले से समृद्ध भंडार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग तीनों हो जाएगा, ABC तीनों, यानी एक से अधिक तो यहाँ पे कंफर्म हो गया है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 101 में आइए, बोल रहा है भारत चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो बी और सी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 102 में आइए, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए वहाँ पे इसको आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर्स के नाम से केरल और कर्नाटक के तरफ माना जाता है। 103 में आइए, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 104 में आइए, बोल रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश से 8 जिला, झारखंड से 8 जिला मैक्सिमम है, तो दोनों मैक्सिमम है, तो ये 8 यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 105 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिए इसका। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे अम्मापाली हॉल्ट है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे स्टेशन पूछा गया है, तो पीरपंती रेलवे स्टेशन होगा। ठीक है, ये जो है आपका गलत है, ऑप्शन बी जो है एकदम सही है, अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ये सही है कि अम्मापल्ली जो है वो हॉल्ट है, ठीक है, लेकिन इसको स्टेशन तो बोलते ही है ना। स्टेशन देखिए सभी को बोलते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, जंक्शन हो, ठीक है, या फिर स्टेशन हो या फिर हॉल्ट हो, वो सभी को स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है एक तरह का स्टेशन है। हाँ, अभी अगर सेंट्रल बोले, जंक्शन बोले, तो सेंट्रल स्टेशन अलग होता है, जंक्शन स्टेशन अलग होता है, हॉल्ट स्टेशन अलग होता है, सबका कैटेगरी बटा हुआ है, लेकिन है तो सभी स्टेशन में ही, सबको एक नॉर्मल नाम से बुलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन एकदम 100% जो है ये सही होगा। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में, बोल रहा है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन जो है बीपीएससी थोड़ा सा लॉजिकली जो है वो इनकरेक्ट दिया है। ठीक है, ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको हम बताते हैं कैसे, इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं ताकि पूरा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि करके। ठीक है, रोहतास में पायराट का सर्वाधिक भंडार है, ये सही है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, आप अभी भी भारत का 40% यहाँ पे भंडार पाया गया है, तो ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो उपयुक्त में से पूछ रहा है कि कथन कौन से सही है। ठीक है, तो कौन से उपयुक्त में से कथन सही है, तो हम बोलेंगे उपयुक्त में से 1 2 3 सही हैं। तो इसमें से उपयुक्त में से, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 है ही नहीं, तो 1 2 3 तो ए बी सी तो नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जाएगा उपयुक्त में से, फिर एक से अधिक हो जाएगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, इसलिए कोई नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लेकिन हम बोले यहाँ पे उपयुक्त वर्ड, देखिए यहाँ पे उपयुक्त लिखा गया है ऑप्शन ई में। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपयुक्त लिखा हुआ है। ठीक है, उपयुक्त। अब ये उपयुक्त किसके लिए आया है, ये उपयुक्त देखिए यहाँ से आया है, यानी कि ये पूछ रहा है कि स्टेटमेंट में से जो है वो कौन सा उपयुक्त में से क्या है। तो उपयुक्त में से यहाँ पे जो है एक से तो अधिक हो जाएगा स्टेटमेंट के हिसाब से। तो अगर लॉजिकली ई ऑप्शन देखें तो यहाँ तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ऑप्शन ई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जा रहा हूँ। चलिए उसके बाद आइए 107 में। 107 में यहाँ पे आइए, 107 बोल रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहाना और लीलाजन नदी के
संगम से। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में, बोला बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा ठाकुरगंज के पास। ठीक है, ये आपका देख लीजिएगा, ये किशनगंज में है शायद। एक बार इसको आप लोग नोट कर, ठाकुरगंज तो इसका सही आंसर है। ठाकुरगंज कहाँ है ये भी आपको जानना आवश्यक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा, शायद किशनगंज में है। 109 में आइए, बोल रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम में चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सिवान से ज़्यादा किशनगंज, किशनगंज से सबसे ज़्यादा मधेपुरा में। नेक्स्ट आइए 110 नंबर में, बोल रहा है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग का। 111 में आइए, बुरा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो शुरू में तो इसको पढ़ने में लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन एक दो बार पढ़ने में फिर समझ में आया कि जब काला पट्टी करेंगे तो वहाँ से तो लाइट जाएगा नहीं, तो जो खाली जगह बच जाएगा वहीं से, यानी कि थोड़ा सा कम चमक होगा, लेकिन वो काला चमक वाला एक घोड़ा का ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कम चमक वाला एक घोड़ा। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो है फ्रीक्वेंसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आवृत्ति के द्वारा इसका जो है निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं है, तरंग दैर्घ्य तो एकदम नहीं होगा, आयाम जो है ये आपका लाउडनेस के लिए होता है, यानी कि भारीपन और हल्कापन के लिए वो ध्वनि के आयाम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ध्वनि के तरंग दैर्घ्य पे डिपेंड नहीं करता, ध्वनि के वेग पे भी तीव्रता डिपेंड नहीं करता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 113 में आइए, यहाँ पे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, यहाँ पे सबसे उपयुक्त बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टेइक सेल। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो इस केस में ऑप्शन डी भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको एक बार होल्ड में रखिएगा। ठीक है, 113 का यहाँ पे होल्ड में कर रहा हूँ। 114 में ये बोल रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा रोलिंग घर्षण, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 115 में आइए, 115 में बोल रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ताकि जो है गोलकीपर का जो हाथ में है वो चोट जो है वो कम महसूस हो। 116 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो यहाँ पे धनात्मक रूप से आवेशित बोल रहा है तो बीटा हो जाएगा, और निगेटिवली चार्ज आवेशित बोलेगा तो बीटा कण हो जाएगा। तो यहाँ पे धनात्मक है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 में, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए 118 में, 118 पूरा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल जो है वो शामिल होता है। नेक्स्ट आइए 119 में, बुरा एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री जस्ट उसके अपोजिट हो जाएंगे तो बाईं ओर झुक जाएंगे, यानी दाईं ओर झुकी बस तो यात्री जो है वो बाईं ओर झुकेंगे। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 नंबर में, देखिए यहाँ पे 120 समझने का चीज़ है। ठीक है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो एक संगीत कार्यक्रम है, वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो क्या करता है कि अन्य जो वाद्य यंत्र हैं उसके साथ अपनी आवृत्ति को मैच करवाता है, ताकि एक जो है सुनने वाले को, श्रोता को एक मधुर संगीत का आनंद मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ
सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति वो करता है, ताकि उसके लय के साथ जो है अन्य वाद्य यंत्रों के लय के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी जो है वो मैच करे और एक सुनहरा जो है वो मधुर संगीत बजे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 120 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 121 में। 121 में हो रहा है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये तो लिक्विड ही होगा, कोई भी लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए क्रिप्टन, मिट्टी का तेल, कार्बन का स्टील, उसमें मिट्टी का तेल ही जो है एक लिक्विड है। ठीक है, तो मिट्टी का तेल यानी कि इसको किरोसिन तेल भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हम 1 लीटर लिए किरोसिन तेल, अब उसको अगर मग में रखेंगे, जग में रखेंगे तो जग का आकार, गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार हो जाएगा। यानी जिस बर्तन में रखेंगे आकार उसका कोई निश्चित नहीं हुआ, लेकिन 1 लीटर जो हम मिट्टी का तेल लिए वो चाहे मग में रखें, चाहे बाल्टी में रखें, चाहे जहाँ रखें वो तो 1 ही लीटर रहेगा। यानी कि वॉल्यूम उसका आयतन तो कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 122 में ये बोल रहा है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा Al2O3 और ZNO। 123 में ये बोल रहा है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो इसका सही हो जाएगा, यहाँ पे मुख्य रूप से नहीं बोला है, याद रखिएगा। इससे पहले जितने भी पूछा था वहाँ मुख्य रूप से बोला कि कौन सा इसमें योगदान करते, तो तब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उड़ता था। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि कौन से, यानी एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों जो है हो जाएगा। 124 में ये बोल रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं। यहाँ पे अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट से, तो धातु कार्बोनेट से करेगा तो CO2 जो है वो गैस मुक्त करेगा। 125 में आइए, बोरा HOOCCOOH का कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। 126 में आइए, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल, अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन। तो इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो लाल नीला हो रहा है यानी कि क्षार होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्षार वाले में। 127 में ये एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो एसिटिक अम्ल को सिरका बोलते हैं, तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा सिरका। अब सिरका का जो भी गंध हो। 128 में आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, प्रूफ है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसका एकदम 100% राइट आंसर बी हो जाएगा। कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका कारण है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 129 में बोल रहा है विषम का पता लगाइए। ठीक है, तो सीमेंट की सेटिंग तो और कोयले का जलना और फल का पकना, ये तीनों जो है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे से तीनों जो है कोई इसमें विषम नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 130 में ये हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य बोल रहा है, तो उसके पास समान क्रिस्टल संरचना है, ये गलत है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता, ये भी गलत है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सत्य बोल रहा है तो कोई नहीं है सत्य, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 131 में बोल रहा है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग था, ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ये एकदम सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, लाल और यहाँ पे नीला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। 133 में निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, ये पेड़, ये जो है ये गलत है। 134 में ये सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 135 में निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा DNA और RNA दोनों की उपस्थिति।
नेक्स्ट आइए 136 में। 136 में बोल रहा है कि कंकाल के हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कार्टिलेज। 137 में आइए, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो ये शैवाल और कवक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 138 में आइए, मादा इनफ्लीस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोन पर, यानी एक कोन किसी भी कोन हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी है तो वो बैठता है, उससे अंदाजा हम लगा लेते हैं कि ये मादा इनफ्लीस होगा या क्यूलेक्स होगा, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे पता चल जाएगा। 139 में ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो ये लिम्फोसाइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 140 में ये मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये जो है गलत है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया है इस बार जो है, पहले मैथ्स रहता था, अब जो है यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स का समान जो प्रोपोर्शनल है उसमें यहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका मैंने जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, वो मैं उम्मीद करता है आप लोग देख लिए होंगे, उसका ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोगों ने मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन नहीं देखा है तो कृपया करके आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं, इसका मैं केवल आंसर यहाँ पे बता दूंगा। तो 141 का यहाँ पे बोल रहा है फास्टर को इतना लिखते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 21, 22, 19, 5, 23। नेक्स्ट है ये 142 में, ये तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो 142 का जो आयत का क्षेत्रफल दिया गया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 10,3। 143 में ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 396। नेक्स्ट है ये 144 में। 144 में यहाँ पे अरेंज करना है, तो यहाँ पे वरीयता क्रम के हिसाब से अरेंज करना है, तो यहाँ पे देखें पहले राष्ट्रपति उसके बाद उपराष्ट्रपति, यानी 2 1 होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 145 में ये रेशमा अपनी संपत्ति, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग कितना होगा, तो 1/4 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पे असत्य है, तो देखिए प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, एकदम सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, एकदम सही है 100%। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, तो ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो ए, बी और सी तीनों सही है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं असत्य है, ठीक है। और हमसे असत्य पूछा था, जबकि ये तीनों जो है सही है। नेक्स्ट है 147 में ब्लड रिलेशन का है, तो यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बहनोई देवर साला की पत्नी, तो ऑप्शन यहाँ पे साला की पत्नी हो जाएगा। नेक्स्ट है 148 में, यहाँ पे डायरी है, आप लोग को मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया है कि 2 केस मैंने बताया है। एक, अगर डायरी रहेगा तो इसमें कोई लेटर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तब क्या आंसर होगा, और अगर इसमें कोई एक जैसे ए है या डी है तो डी 2 बार आ जाता, तब इसका आंसर क्या होता, वो दोनों मैंने बता दिया है। तो ऑप्शन ई यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है 120 आएगा। 149 में है, 149 का मैंने ऑप्शन बी बता दिया है 7 कैसे है, तो ये दोनों को डिफरेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो जितना भी आएगा उसे 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसका भी डिफरेंस निकाल लीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 77, 11 × 7 77। और इस एग्ज़ाम का आज आखिरी क्वेश्चन का इसका है, श्रृंखला दिया गया था 15, 20, 32, 62, 118। देखिए ये जो बिहार जो CGL वगैरह का देते हैं, सेंट्रल CGL, वो एकदम आसानी से इसको बना लिए होंगे क्योंकि वहाँ पे अधिकतर देखते हैं कि इसी तरह से रहता है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि स्क्वायर में जा रहा है, और स्क्वायर में अगर जा रहा है तो अगर नॉर्मल वे में नहीं जा रहा है तो वो ऑड इवन यही सब प्राइम नंबर यही सब यूज करते हैं। तो इसका 15, 20 से बीच में डिफरेंस निकाल लीजिएगा 5, 20 से 30 में 12, 32 से 62 के बीच में डिफरेंस 30 का है, 62 से 118 56 है, 118 से 248 के बीच में डिफरेंस 130 है। अब देखिए 5 को क्या करना है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस ऑड नंबर यहाँ पे करना है, ठीक है। सब में 5 को देखिए प्राइम नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर कितना करेंगे, तो प्राइम नंबर कौन हो गया,
तो प्राइम नंबर 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 से शुरू हो रहा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5। ठीक है, उसी तरह 2 का स्क्वायर प्लस 1, ऑड जो है 1 हो गया, और ये जो प्राइम नंबर है पहला 3। उसी तरह अगला जो प्राइम नंबर हो जाएगा वो बताइए, तो 2 3 हो जाएगा, तो 3 का 9 प्लस ऑड नंबर 1 के बाद क्या होगा, 2 तो ऑड नंबर नहीं है, फिर 3 इवन नंबर, तो 3 कर दीजिए, तो 9 10 11 12, तो फिर 12 आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे करते जाइएगा, तो आपका लास्ट में जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है कितना, 13 का स्क्वायर प्लस 11। इसको एक बार कर लीजिएगा, 11 या कुछ है, ठीक है, ये मैंने सोल्यूशन कर लिया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हो जा रहा है आपका 428, इसका आंसर आ जा रहा है ऑप्शन सी, 428 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे आपका क्लियर मैंने कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हाँ 13 का स्क्वायर प्लस 11 कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 428 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से करके लगभग यहाँ पे जो है एक ही दो क्वेश्चन जो है वो कुछ बदल सकते हैं, मैंने जो आंसर बताया है इसमें, और उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोग पूरा अपना मिला लेंगे, एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल करके मिला लें। और यही जो है बीपीएससी में जो है इसी के रेंज में, चाहे क्वेश्चन बदले या कुछ घटाए या प्लस माइनस करे, अगर ऑफिशियल आंसर की आता है तो यही रेंज आपका पकड़ के रखिए कि इसी रेंज में आपका मार्क्स आएगा। और कल जो है बहुत लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप एक बार अपना कट ऑफ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीपीएससी का शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि मैंने जो कट ऑफ बताया है उसी के रेंज में, 4-5 के रेंज में इधर उधर घूमते रहता है कट ऑफ। ठीक है, तो ये जो है आपको बताएंगे इस बार भी कट ऑफ, लेकिन थोड़ा सा प्रिपेयर हुई, सीट कम है तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा, मतलब जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया या यूट्यूब या न्यूज़ में, उससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है वो क्रॉस कर जाएगा। यानी मुझे लग रहा है कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 100 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, चलिए एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। पहले इससे आप लोग अपना क्वेश्चन में अपना सही और गलत मुझे कमेंट करके मिलाइए, बताइए कि कितना आ रहा है आप लोग का, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल करवाएंगे ताकि एक अच्छा व्यू मिल जाए। और वैसे मैं और भी कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो लोग जो है वो जेन्युइन अपना स्टेटस देंगे, तो उसके आधार पे हम एक कट ऑफ बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।